पाकिस्तान लेकिन कराची की अजाब में है जान। ये तो किसी की नहीं सुनते, वजीर आजम की नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक माफिया हैं क्या। वक्त को उठा के उसको जनरलाइज ना किया जाए कि देखें कि इलेक्ट्रिक तो ऐसे ही परफॉर्म करता है। तो मतलब क्या करे, क्या जो है एहतजाज ही करे, शारे फैसल ब्लॉगिंग किया करे। ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि हम जानबूझ के बिजली नहीं बेचते। नया पाकिस्तान लेकिन कराची की अजाब में है जान। ओवरबिलिंग, लोड शेडिंग, बिजली चोरी, कुंडा सिस्टम, डियर कस्टमर बिजली बंद रहेगी। ये तो किसी की नहीं सुनते, वजीर आजम की नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक माफिया हैं क्या। फहमीदा की डायरी में पूछूंगी मैं ये सब सवाल कि इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशां के साथ। अस्सलाम वालेकुम नूर। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक आखिर है क्या, लोग आप पर एतबार क्यों नहीं करते। देखें, हमें अगर हम के इलेक्ट्रिक की हिस्ट्री में जाएं तो के इलेक्ट्रिक 1913 में ओरिजिनेट हुई थी और अगर देखें तो इसकी हिस्ट्री 107 साल पुरानी है। और उसकी प्राइवेटाइजेशन का पीरियड अगर उठाएं तो उसमें नई मैनेजमेंट को आए हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं। तो जैसे कि हम बच्चों को भी टाइम देते हैं कि वो ग्रो करें, मैच्योर हों, बेहतरी की तरफ जाएं, इदारों को भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है ताकि वो बेहतरी लाएं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं, जिस टाइम पे नई मैनेजमेंट आई थी तो कराची का सिर्फ 23% हिस्सा लोड शेड से मुस्तस्ना था। आज कराची का तकरीबन 77% हिस्सा लोड शेड से मुस्तस्ना है। उस वक्त के इलेक्ट्रिक का अपना हाल ये था कि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अरसे से नहीं हुई थी और सप्लाई डिमांड गैप बहुत बढ़ गया था, घंटों बिजली जाती थी। मेरा अपना जो मुझे याद है कि हम फ़ोन करते थे लेकिन फ़ोन कोई उठाने वाला नहीं होता था। अगर आज वही के इलेक्ट्रिक देखें तो हमारी एक मोबाइल ऐप है, SMS है, कॉल सेंटर है, 30 हमारे कस्टमर केयर सेंटर्स अवेलेबल हैं। हमारे कस्टमर बहुत सारे तरीक़ों से हमसे रब्ता कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमसे रब्ता करते रहें और हमें बताएं कि हम उनको बेहतर कैसे सर्व कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि किसी एक वक्त को उठा के उसको जनरलाइज ना किया जाए कि देखें कि इलेक्ट्रिक तो ऐसे ही परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको सिर्फ 2-3 महीने का पहले बताऊं कि जब कोविड का लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो कराची में किसी भी हिस्से में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेड नहीं की। वो इलाके जहां 80% बिजली चोरी होती थी वहां भी हमने 24 घंटे बिजली दी, लॉस एब्जॉर्ब करके बिजली दी क्योंकि हम चाहते थे कि ये उस वक्त की ज़रूरत है। अगर आप देखें उस वक्त हमें बहुत पॉजिटिविटी भी मिली। अब ये एक मुश्किल सिचुएशन है, हमें मालूम है कि हमारे सार्फिन के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें भी मैनेज करना पड़ रहा है। हम थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी सपोर्ट मांगते हैं इस मुश्किल वक्त में ताकि हम दोनों मिलकर इससे निकल जाएं। ये एक सप्लाई डिमांड गैप का शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जल्द अज जल्द ये हल हो जाएगा। हमारे आगे एक बहुत रोबस्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान है, मैं आपको बताऊंगी कि ये है भी क्या। और अब आप ख़ुद देखेंगे कि हमारी नीयत और हमारे एक्शंस दोनों कराची को सर्व करने के लिए पूरे इन प्लेस हैं। अच्छा, तो नूर, अभी आपने मुझसे डिमांड सप्लाई की जो बात की है उसी से रिलेटेड मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी कि जो कराची की जो क्या कहते हैं जो डिमांड है वो 3600 मेगावाट है, एम आई राइट? तो जो है लेकिन जो के इलेक्ट्रिक की जो आपकी जो सप्लाई है वो 3200 मेगावाट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 साल भी अगर हुए हैं आप लोगों को तो 10 साल में जो है कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग जो है के इलेक्ट्रिक को करना चाहिए थी? बिल्कुल। इसका सबसे पहले जब हम आए थे तो सप्लाई डिमांड शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा था। तकरीबन 2.4 अरब डॉलर्स की हमने सरमायाकारी की, जिससे 1000 मेगावाट के लगभग ऐड हुआ सिस्टम में। 3 नए प्लांट ऐड हुए सिस्टम में ताकि जनरेशन की कैपेसिटी बढ़े।
जिसकी वजह से कराची गुज़िश्ता कुछ सालों में सरप्लस पोजीशन में था। हमारे पास ज़्यादा बिजली की पैदावारी सलाहियत अवेलेबल थी और आपने ये देखा होगा कि लोड मैनेजमेंट ख़त्म हो गई थी। कराची का 77% हिस्सा लोड शेड से कतन मुस्तस्ना था और 100% इंडस्ट्रीज़, एक ज़माने में इंडस्ट्रीज़ को भी लोड शेड किया जाता था प्राइवेटाइजेशन से पहले। हमने लोड शेड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कम्प्लीटली एंड कर दिया। आज की अब हम बात करें, हमें 2000 देखें, बिजली की प्लानिंग के अंदर टाइम लगता है। हम आइसोलेशन में कोई पावर प्लांट नहीं लगा सकते, हम आइसोलेशन में कोई ट्रांसमिशन का नेटवर्क नहीं लगा सकते। हम अपना एक बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं, उसके ऊपर रिक्वायर्ड रेगुलेटरी और वफाक से अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम शुरू होता है। किसी भी बिजली के मंसूबे को 2 से 3 साल लग सकते हैं, शुरू स्टार्ट से एंड तक, जब उसकी बिजली की पैदावार शुरू हो जाए। हमने ऑलरेडी 2016 में देख लिया था कि एडिशनल जनरेशन ऐड होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक 700 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट इनिशिएट कर दिया था। इसको नेपरा ने अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन जो इसका फ़ाइनल अप्रूवल था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें नहीं मौसूल हुआ। और अगर देखा जाए तो जून 2020 में हमें फ़ाइनली कहा गया कि अब आप इस पावर प्लांट को नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो अगर देखें, पावर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर अप्रूवल के डिलेज़ आएंगे जो हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है, क्योंकि हमारा काम यह है कि हम कहें कि हमने लगाना है और हमने उसका पैसा अवेलेबल करना है, लेकिन उसकी अप्रूवल का प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर अप्रूवल में डिलेज़ आएंगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पावर प्लांट्स की टाइमलाइन पे होगा। अगर वो 700 मेगावाट का पावर प्लांट टाइम पे अप्रूव हो जाता तो आज ये सिचुएशन ना होती। तो हमने अपने मंसूबे बनाए हैं। एक 900 मेगावाट का हमारा पावर प्लांट इन प्रोसेस है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। उसका 2019 में हमें अप्रूवल मिला था, 2021 में उसकी पैदावार शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह गर्मियों से पहले। तो अगले साल सिचुएशन बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ हमने तकरीबन 2100 मेगावाट हमें मिल रहा है नेशनल ग्रिड से। उसके लिए भी हम इंटरकनेक्शन फैसिलिटीज़ और ग्रिड्स बनाने के लिए कोशा हैं, उसका प्रोसेस भी हमारे एंड से शुरू हो गया है। तो ये भी कराची को मौसूल होगा। तो अगर हम देखें तो अगले 1 से 3 साल के अंदर कराची की सिचुएशन पावर शॉर्टफॉल से पावर सरप्लस की तरफ चली जाएगी और कराचीइट्स को ऑब्वियसली इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा नूर, मुझे आप ये बताइए कि ये जो अभी आपने बात की है, ये आपका रोबस्ट प्लान में मतलब इन शामिल है ये पावर प्लांट? और ये तकरीबन $2 अरब का हमारा प्लान है कि अगले 3 साल में सरमायाकारी करें। तो अगर आप ये देखें कि हमने 10 साल में 2.4 अरब की थी और हम 3 साल में 2 अरब के लगभग दोबारा सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं, तो हम बहुत एक्सेलरेटेड पेस पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए रेडी हैं और हमने कमिटमेंट्स दी हुई हैं कि हम ये करेंगे प्लान। मगर लोग आप पे एतबार क्यों नहीं करते? चाहे कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, जो इवन जो है हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो जो है आपके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट पर अक्सर होती हैं, और आम लोगों की तो खैर बात ही अलग है। तो इस पर आप जो है वो क्या कहेंगी? अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है अभी 8-10 दिन पहले ही पीटीआई के जो लोग हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो भी जो है क्या कहते हैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज के लिए तैयार थे, और वो उन्होंने आप लोगों को 4 बजे की डेडलाइन भी दी थी कि हम जाके मेन गेट पे जो है वो करेंगे, और अगर आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो मतलब इस सिचुएशन को फिर आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा एग्रेशन होता है कि वो प्रोटेस्ट पे जाता है, लोग आग लगाते हैं और जो है सड़कों पे आ जाते हैं, और फिर लेकिन उसके बाद जो है वो बिजली उनके एरियाज़ में जो है वो रिस्टोर भी हो जाती है। तो मतलब क्या करें? क्या जो है एहतजाज ही करे, शारे फैसल ब्लॉगिंग किया करे? देखिए, ये समझने, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रही और ना ही मैं कमेंट करना चाहूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है ना, हम एक बिजली बेचने का इदारा है, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल वेल बीइंग इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को सर्व करें, उसी में हमारी बेहतरी है। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि हम जानबूझ के बिजली नहीं बेचते, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हमें उल्टा नुकसान होता है। लेकिन
ये बात समझने की है कि कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं। कंट्रोलेबल क्या है कि हमारे टीम्स अवेलेबल हों 24 घंटे, अगर कहीं फॉल्ट आ जाए उसे रिस्टोर कर दें, हमारे प्लांट्स ऑपरेट कर रहे हों, हमारे कस्टमर केयर सेंटर्स फाल हों, हम अपने नेटवर्क और सिस्टम को अपग्रेड करते रहें, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें अपने सिस्टम के अंदर। ये हमारे कंट्रोल में है और ये हम कर रहे हैं। और अगर आपको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी कि हमने क्या क्या किया है पिछले 10 साल में। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अगर सड़कों पे पानी खड़ा होगा तो हम बिजली नहीं सप्लाई कर सकते क्योंकि वो डेंजरस है। हमारी टीमें अवेलेबल भी होंगी लेकिन वो पहुंच नहीं सकेंगी उस जगह पे जहां बिजली को रिस्टोर करना है। तो ये फैक्टर आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल है और ये किसी और इदारे का काम है। फिर हम बात करते हैं अप्रूवल्स की। अगर हमने सिस्टम अपग्रेड करना है, हमारा प्लान रेडी है, हमने इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल कर दिया है, लेकिन टाइम पे अप्रूवल नहीं मिले कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, उसका इम्पैक्ट बिजली पे होगा क्योंकि सप्लाई डिमांड का शॉर्टफॉल बढ़ेगा, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अगेन किसी और कुछ और इदारों का काम है। तो मसला होता क्या है, हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि जो काम के इलेक्ट्रिक का है वो के इलेक्ट्रिक करे, और अगर वो ना करे तो ज़रूर शिकायत की जाए। लेकिन वो काम जो दूसरे इदारों का है, दूसरे महकमों का है, दूसरी एंटिटीज़ का है, अगर उसका ब्लेम भी के इलेक्ट्रिक को दिया जाए तो ये मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी है। जबकि अगर दूसरे इदारे काम ना करें तो उसका इम्पैक्ट बिजली की सप्लाई की सिचुएशन पे होगा, लेकिन उसका कसूरवार के इलेक्ट्रिक को ठहराना मेरा ख्याल है, और शायद आप भी एग्री करेंगी, गलत है। नूर, अभी आपने बात की कि जो है क्या कहते हैं दूसरे इदारों का काम है, और अगर पानी खड़ा हुआ होगा तो वो जो है आप लोगों का काम नहीं है कि आप पानी ऑब्वियसली आप लोग निकालें और बिजली आप लोग उस वक्त नहीं दे सकते। लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगी कि ये जो बिजली के तार जो वो गिरते हैं और जो है वो उसके बाद जो करंट आता है, और मेरा ख्याल है उससे काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ था लास्ट रेंज में, और नोटिस भी आप लोगों को मिले, और अभी भी नेपरा ने आप लोगों को ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग पे जो है वो नोटिस दिया हुआ है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि के इलेक्ट्रिक का एक प्लान था कि वो पूरे शहर के जो है वो तार चेंज करेंगे और केबल सिस्टम लेकर आएंगे, तो इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुई है, किन एरियाज़ तक आपने ये कर लिया है, और ये कब तक जो है वो पूरे शहर में पॉसिबल होगा? देखिए, हमारा नेटवर्क, हमारे खंबे पूरे शहर में स्प्रेड आउट हैं। हमारे कई लाख पोल्स हैं और हमारी कई लाख किलोमीटर्स की वायर्स हैं जो इन पोल्स पे रन करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दूसरे चीज़ें डाल दी जाती हैं जिसका कोई ताल्लुक़ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से होता नहीं है। अगर आज की बात की जाए तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी अप्रूवल के, बग़ैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बग़ैर किसी अग्रीमेंट के इंटरनेट और टीवी केबल्स चल रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाती हैं और स्ट्रीट लाइट के स्विचेस हमारे खंभों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। जनरेटर्स की जो तारें होती हैं वो भी लगा दी जाती हैं। अब अगर हम देखें कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी अगर इस तरह के इंक्रोचमेंट्स उसके ऊपर आएंगे तो उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो बाईपास होंगे। अगर मैं सिर्फ इंटरनेट और टीवी केबल्स के बारे में आपको बताऊं तो इनके साथ बूस्टर बॉक्सेस आते हैं। इनके जो तारें होती हैं उनसे हमारी तारों को नुकसान पहुंचता है। बारिश के दौरान जो आग कभी कभार लगती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो इनकी तारों की वजह से लगती है। और क्योंकि इंटरनेट और टीवी केबल्स भी एनर्जाइज्ड होती हैं, लेकिन वो बस सिस्टम पे डाल दी जाती हैं, जब बारिश होती है या हवाएं चलती हैं तो ये गिर जाती हैं। और ये अगर गिरेंगे तो आप ख़ुद सोचें कि इनमें भी बिजली चलती है तो पानी में क्या सूरत हाल होगी। साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट स्विचेस होते हैं उनकी तारें नाकिस होती हैं। जब वो हमारे खंभों के साथ लाके जोड़ दिए जाएंगे तो हमारे खंभों की इंटेग्रिटी बाईपास होती है। और अभी तो मैंने बात भी नहीं की जो कुंडे होते हैं। अगर मैं आपको एक साल का एस्टिमेट दूं, हम हर साल 2 से 3 लाख कुंडे हटाते हैं और हमें अफसोस ये है कि ये कुंडे वापस लग जाते हैं। अब आप ये सोचें कि इन कुंडों का क्या इम्पैक्ट होगा। ये नंगी तारें होती हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो ये कुंडे लगा रहा है क्या उनको नहीं पता कि इनकी वजह से क्या हादसात होते हैं?
तब भी ये लगते हैं। इनके कच्चे जॉइंट्स होते हैं, जब हवा चलती है और पानी नीचे होता है और ये गिरेंगे तो आप ख़ुद सोचें किस किस्म के हादसात होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम इनको हटाते रहें, पूरा साल हम ये कोशिश करते रहते हैं, वेरियस एरियाज़ में ड्राइव करते रहते हैं, हमारी कैंपेन्स टीवी पे चलती हैं, अखबारात में आती हैं, सोशल मीडिया पे चलती हैं, लेकिन हमें ये जो मसला है ना, ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, ये एक सोसाइटल इशू है और इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने साथ मिलकर काम करना है ताकि ये एड्रेस हो। इसमें हम अपने एंड का काम करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए कि वो इस इशू को उजागर रखें और हाईलाइट करें कि ये एक चैलेंज है। कल को जो भी कुंडा पानी में गिरेगा और कोई किसी बच्चे की हलाकत होगी तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो शख्स जिसने कुंडा लगाया था, फुल जानते हुए कि इस कुंडे से कल को किसी की डेथ हो सकती है, या वो इदारा जिसके खंबे के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया है और वो पानी हटाया नहीं गया। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ज़िम्मेदारी कहाँ कहाँ लाई करती है। ये वही चीज़ है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम कुंडा रिमूवल ड्राइव्स कर सकते हैं, हम कैंपेन्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरे इदारों के हाथों में हैं, दूसरे लोगों के हाथों में हैं और उनको अपना अपना रोल प्ले करना ज़रूरी है। इसके बग़ैर ये शहर सेफ़ नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहूँगी कुंडा सिस्टम से रिलेटेड कि इसमें तो आपके अपने लोग ही इन्वॉल्व है ना, और जो है ज़ाहिर है उनके बगैर तो जो है ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज उठूँ और तार निकालूँ और कहीं लगा दूँ। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई लाइनमैन, कोई ना कोई के इलेक्ट्रिक का बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप लोग इसको किस तरह से केटर कर रहे हैं और क्या ट्रांसपेरेंसी जो है इसके लिए प्रोसीजर आप लोगों ने सोचा है? और एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसके साथ ही जो है वो आपसे कर लेती हूँ, और वो ये है कि ओवर बिलिंग का जो इशू है कराची का, वो कैसे हल होगा? और जो पर्सपेक्टिव है कि कराची को पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दी जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक है। एक मैं बात ये कहना चाहती हूँ, कुंडा लगाना अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही आसान काम है। हमारे पास ऐसी वीडियोस और तस्वीरें आई हैं जहाँ बच्चे तक लगवा रहे हैं, और मुझे कभी कभी बहुत खौफ होता है कि ये बच्चों से, 5, 6, 7 साल के बच्चों से जब लोग घर से कुंडे लगवा रहे हैं तो उनको क्या ये समझ नहीं है कि ये कुंडे जानलेवा हैं, उन्हीं के बच्चे इसकी वजह से मर सकते हैं। देखिए, दूसरी आपने बात की थी कि इलेक्ट्रिक का ही अमला इन्वॉल्व। काली भेरें किसी भी इदारे में हो सकती हैं, यकीनन हमारे इदारे में भी होंगी, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक ने बहुत पब्लिकली कहा हुआ है कि हम कोई पैसा रिसीव नहीं करते। हमारा एक चालान आता है, एक बिल आता है, और वो बिल बैंक में जमा करवाना होता है। अगर कोई इंडिविजुअल पैसे मांग रहा है तो उससे के इलेक्ट्रिक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा के इलेक्ट्रिक को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जायज़ रकम जो बिजली के इस्तेमाल के लिए के इलेक्ट्रिक को अदा होनी थी वो के इलेक्ट्रिक को नहीं मौसूल हुई। और दूसरी जानिब ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो सार्फिन किसी इंसान या किसी शख्स को पैसे अदा कर रहे हैं अपनी बिजली के लिए, उनको भी मेरा ख़्याल है कि पूरा इल्म होगा कि वो किसी इदारे को नहीं अदा करे और वो किसी शख्स को सिफारिश दे के कोई फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई काली भेड़ है उससे मेरे इदारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। हमारी एक पॉलिसी है जो कैटेगोरिकली कहती है कि अगर कोई रिपोर्ट हमें मौसूल होगी हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि गिल्ट प्रूव होगा तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जहाँ जहाँ, और ये मैं पूरी कॉन्फिडेंस से आपको बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ हमें कंफर्म रिपोर्ट्स मिली हैं, एविडेंस मिला है, वहाँ हमने टर्मिनेशंस की हैं, रिगार्डलेस कि वो कितनी सीनियर हो या कितनी जूनियर हो, एक्शन मेरे इदारे ने लिया है। लेकिन अब इसके अंदर मेरा ख़्याल है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सोसाइटी का भी है कि अगर ये जेन्युइन इशू है तो इसको हाईलाइट किया जाए। speakup@ke.com.pk हमारा एक अनोनिमस ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हमारे कोई भी कस्टमर्स करना चाहते हैं, इस पे ईमेल कर सकते हैं किसी भी एविडेंस के साथ, और मैं ये अश्योर करती हूँ कि हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे।
लेकिन ये जो इशू है ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हाईलाइट करें, ये एक सोसाइटल इशू है। शॉर्टकट लेना एक अनफॉर्चुनेटली एक सोसाइटल इशू है और हम इसको चेंज करने की पूरी कोशिश करें, इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अच्छा, और नूर, ये जो मैंने आपसे पूछा ओवर बिलिंग से रिलेटेड, बिल्कुल। और जो है कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि कराची को सबसे महंगी जो है वो दी जाती है बिजली, बिल्कुल, तो ये जो है वो मसला क्या है, ये इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, बिलिंग से रिलेटेड ये जो ओवर बिलिंग का एक लफ्ज़ है ना, ये बहुत कॉमन हो गया है और एक मिथ बन गया है तकरीबन। अगर आप एक अपना बिल उठाएं, और काश मेरे हाथ में अभी होता, लेकिन बिल में आप जो बिजली का बिल है वो 2 चीज़ों पे बनता है। एक है आपके बिजली का रेट, ठीक है, और एक है आपके बिजली के यूनिट। बिजली का रेट नेपरा सेट करती है और वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए सेट करती है, और बिजली का रेट पूरे मुल्क में यकसां होना चाहिए और होता है। तो यानी कि कराची के सार्फिन को भी बिजली के लिए उतना ही अदा करना चाहिए जितना इस्लामाबाद या लाहौर के सार्फिन को अदा करना है। और दूसरी चीज़ है रेट। आपके घर के बाहर एक मीटर लगा हुआ है, वो आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं वो मीटर रिकॉर्ड करता है, और हमारा मीटर रीडर आके उस मीटर को पढ़ता है, और हम बिल के ऊपर ये छापते हैं नंबर्स के इतनी बिजली इस्तेमाल की गई और ये रेट है जो नेपरा ने दिया था, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर देते हैं। उसके ऊपर कुछ टैक्सेस होते हैं, उसके ऊपर कुछ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होती हैं। ये पूरा पोर्शन गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक टैरिफ में या बिजली की रेट में कोई ना किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओवर बिलिंग टेक्निकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। अगर एक आध दफ़ा गलती हो जाती है, मीटर पढ़ने में कोई गलती हो गई, अगर कस्टमर्स ख़ुद अपने मीटर को भी चेक कर सकते हैं, बल्कि हम तो बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि हर महीने अपना बिल लेके मीटर को भी चेक किया जाए टू इंश्योर कि वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, हमारे 30 कस्टमर केयर सेंटर्स अवेलेबल हैं, हमारा 118 का कॉल सेंटर अवेलेबल है। इसके साथ साथ नेपरा का रीजनल ऑफिस भी अवेलेबल है कि अगर किसी और इदारे में जाके शिकायत करनी हो तो वो भी हमारे सार्फिन को अवेलेबल है। वफाकी मोतसिब का दरवाज़ा भी है जहां हमारे सार्फिन खटखटा सकते हैं। और ये भी बताने की ज़रूरत है कि तमाम कंप्लेंट्स जो वफाकी मोतसिब को रिसीव हुई हैं उसमें से 98% कंप्लेंट्स के इलेक्ट्रिक में के हक़ में निकली हैं कि वहाँ कोई इशू नहीं था बिलिंग का। सो ये मेरा ख़्याल है इस इशू को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑब्वियसली होता है जब बिल ज़्यादा आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि बिल का जो बेसिस है वो यूनिट की कंजम्पशन पे है और यूनिट मीटर में रिकॉर्ड होते हैं। और प्लीज़, मीटर के इलेक्ट्रिक नहीं बनाता, मीटर उन्हीं इदारों से के इलेक्ट्रिक ख़रीदता है जहाँ से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ख़रीदती हैं। अच्छा, मैं अब आपने नेपरा की बात की तो ये मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो वैसे ही बहुत टॉप ट्रेंड रहता है पाकिस्तान में, तो जो है वो इस वक्त आपको फिर जो है नेपरा ने नोटिस इशू किया हुआ है और आप लोगों को नोटिस पे नोटिस मिलते हैं, लेकिन जो ये पर्सपेक्टिव है कि आप लोग, या पर्सपेक्टिव क्या कहो, ये परसेप्शन भी है या हमें ऐसा लगता है कि आप लोग किसी की बात नहीं सुनते। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं तो ये भी कहूँगी कि आप लोग तो वज़ीर आज़म की भी बात नहीं सुनते, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तमाम इदारों का बहुत एहतराम करते हैं। नेपरा का भी मैसेज जो शो कॉज नोटिस था हमें कल मौसूल हुआ है, हम उसको अभी रिव्यू कर रहे हैं और उसका हम तफसीली जवाब देंगे। 15 दिन का हमें टाइमलाइन दिया गया है, उसके अंदर देखिए बात दोबारा वहीं आके मेरा ख़्याल है रुक जाती है, जहाँ अगर हमें ऐसी चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। आप हमें ज़िम्मेदारी दे दें लेकिन उसका हल हमारे हाथों में नहीं है। अगर फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल हुई है तो ना हम फर्नेस ऑयल बनाते हैं ना हम फर्नेस ऑयल बेचते हैं। वो फर्नेस ऑयल हमारे टैंक में होगा तो हम ज़रूर उससे बिजली की पैदावार करेंगे, लेकिन अगर हमें उसकी अवेलेबिलिटी का कसूरवार ठहराना है तो ये नाइंसाफ़ी है। तो इसी तरह मेरा ख़्याल है इस इशू को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका हल के इलेक्ट्रिक कर सकता है, और फिर ज़रूर कसूरवार हमें ठहराएं अगर हम उसको हल नहीं कर रहे। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हम भी बेबस हैं और हमें एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं और हमें उसका ब्लेम दिया जाए, वो नाइंसाफ़ी है।
अच्छा, लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, ये जो 12-12, 15-15, 18-18 घंटे के लिए लोड शेडिंग फिर हो जाती है, लाइक गर्मी है, कोई आपका ग्रिड स्टेशन काम नहीं कर रहा है, या आपको जो है वो आगे से जो है वो बिजली नहीं मिल रही है, तो हम सार्फिन का क्या कसूर होता है? हम बिजली आपका बिल भी वक्त पे भर रहे हैं, कुंडा भी नहीं लगा हुआ, हमारा एरिया भी जो है समझे 100% जो है वो बिल दे रहा आप लोगों को, तो फिर आपको नहीं लगता कि वो अजाब जो हम झेलते हैं 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे रो रहे होते हैं बैठ के, तो वो उसको, और उस वक्त जो है आपकी लाइंस भी बहुत बिजी होती है डियर कस्टमर, तो ये बताइए मुझे कि क्या करें? और जब एक मैसेज आता है के इलेक्ट्रिक का, तो वो मेरे पास भी ऑन है कि डियर कस्टमर आज लाइट जो है वो 1 बजे से 2 बजे तक रात को बंद रहेगी, तो ये इस पे क्या कहेंगी आप? ओके, इसमें 2 चीज़ें समझने की हैं, एक है लोड शेडिंग, एक है लोड मैनेजमेंट। लोड शेडिंग का ताल्लुक सिर्फ बिजली चोरी से, ठीक है, ये सिर्फ उन इलाकों में की जाती है जहां बिजली चोरी होती है, और ये नेशनल पावर पॉलिसी 2013 के तहत की जाती है। सिर्फ कराची में नहीं होती, पूरे मुल्क में होती है। 2 से 12 घंटे लोड शेडिंग उन तमाम इलाकों में जहां बिजली चोरी और रिकवरी के इश्यूज़ होते हैं। इसका ताल्लुक पैदावारी सलाहियत के साथ कतई नहीं है। सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है, और इसकी वजह यह है कि एक शिफ्ट ऑफ माइंडसेट करना है कि लोग बिल पेमेंट की तरफ आएँ। दूसरी चीज़ है लोड मैनेजमेंट। वो इलाके जहाँ से बिजली चोरी नहीं होती, जहाँ रिकवरीज पूरी होती हैं, वहाँ लोड शेडिंग नहीं की जाती, ठीक है। पूरे दिन में तो 3600 मेगावाट की डिमांड नहीं रहती, ये एक पीक डिमांड है जो कुछ अरसे के लिए शहर में आती है, 1-8 घंटे के लिए आती है। लोड मैनेजमेंट की ज़रूरत तब चाहिए होती है जब पीक डिमांड हमारी हद, हमारी एबिलिटी टू सप्लाई से बढ़ जाए। तो ये 13-13 घंटे, 14-14 घंटे कतई नहीं होती। ये अगर आज की भी बात की जाए तो 1 या 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी एरिया में नहीं होती। लोड शेडिंग जिसका ताल्लुक बिजली चोरी से है, वो 2 से 8 घंटे होती है। तो अब अगर आप देखें कि लोड मैनेजमेंट 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी एरिया में नहीं हो रही, और लोड शेडिंग भी जिसका स्केड्यूल शाया है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, SMS के ज़रिए बताया जाता है, वो भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो रही। तो ये जो 12 और 18 और 17 घंटे की ख़बरें हैं, सबसे पहले मेरा ख़्याल में ये थोड़ी एग्जैजरेटेड है। तीसरी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमारी गाड़ी भी कभी ख़राब हो जाती है या हमारे घर के स्विचेस भी ख़राब हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो अगर थोड़ा एक्सटेंडेड ड्यूरेशन का आउटेज है तो वो यकीनन किसी मेंटेनेंस की वजह से है, या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आई है, तकनीकी फ़ॉल्ट आया है जिसको रिपेयर किया जा रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि ये कंसिस्टेंटली नहीं होता, ये 1-8 दिन में कोई एक्सटेंडेड आउटेज होगी जिसको हमारी टीम्स फ़ौरन पहुंच के रिस्टोर करती हैं, फ़िक्स करती हैं, और फिर ये मसला दोबारा कर नहीं होता। तो ये 3 चीज़ों के अंदर फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। लोड मैनेजमेंट सिर्फ़ और सिर्फ तब की जाएगी जब लोड मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो 1 या 2 घंटे से ज़्यादा कतई नहीं होगी। और टेक्निकल फॉल्ट वो वन ऑफ होती है, और इसकी वजह एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर कुंडे लगे हुए हैं सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम डैमेज हो जाता है। अगर बारिश हुई है और पानी खड़ा हुआ है तो हम सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते जब तक वो पानी का निकास नहीं होगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारा सिस्टम अफेक्ट होता है, और इसका इम्पैक्ट आपकी बिजली की सप्लाई पे होता है। तो ये, लेकिन जो एक मिथ है ना कि 12 और 15 और 18 घंटे की बिजली नहीं है, मेरा ख्याल है ये थोड़े इसमें एग्जैजरेशंस भी हैं। और ये अगर आप ये भी देखें कि इलेक्ट्रिक 365 डेज़ बिजली प्रोवाइड कर रहा है, तो 1-8 दिन अगर एक्सटेंडेड आउटेज है मेंटेनेंस की वजह से, तो बाकी तमाम दिन तो बिजली आ रही है रेगुलरली। अच्छा, और नूर, सबसे आखिर में मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो ये है कि आप लोगों का वे फॉरवर्ड क्या है कराची के लिए? कराची के लिए क्या प्लान है कि किस तरह ये 100% जो है वो लोड मैनेजमेंट जो आप कह रही हैं कि हो जाए, और जो है वो ये कराची वाले इस तरह से शोर ना मचाएं, बल्कि क्या आप लोगों को भी ऑब्वियसली ये ना हो कि लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हों और वो सारा कुछ, तो उसके बारे में मुझे ज़रा बस बता दें। तो इसमें देखें, हमें किसी भी इदारे की नीयत
आगे का अंदाज़ा उसने जो एक्शंस लिए हैं पास्ट में उससे लगाया जा सकता है। अगर पिछले 9 साल का आप हमारा 10 साल का सफ़र देखें तो हमने क्या किया है, 1000 मेगावाट बिजली की पैदावारी सलाहियत ऐड की है, नए पावर प्लांट्स लगाए हैं, 450 मिलियन डॉलर्स का एक ट्रांसमिशन का अपग्रेड का सिस्टम इनिशिएट किया है, जिसके अंदर हमने अभी 7 नए ग्रिड स्टेशंस ऐड किए हैं। अगर पिछले 9 साल में देखें ना, हमने 13 ग्रिड स्टेशंस ऐड किए हैं। ग्रिड स्टेशंस का आप साइज़ देखें तो इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टम में। 700 फीडर्स ऐड किए हैं, तकरीबन 13,000 पीएमटीज़ ऐड किए हैं सिस्टम में। हमने पीएमटीज़ को कन्वर्ट किया है। पहली तारें नंगी होती थी जिन पे कुंडे बहुत आराम से लग जाते थे, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एरियल बंडल्ड केबल में, और हमारे तकरीबन 28,000 पीएमटीज़ हैं जिसमें से हमने तकरीबन आधे को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया एरियल बंडल्ड केबल पे। तो ये प्रोसेस हमारा एक इन्वेस्टमेंट का ऑन गोइंग है। और अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, अगर हमारे पिछले साल की आप प्रॉफिटेबिलिटी उठाएं, हमने पिछले 2 साल में तकरीबन 30 अरब रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी 2 साल की कंबाइन की है। लेकिन अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट पूछे ना, तो मैंने 84 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि जितना मैंने बनाया है उससे तकरीबन 3 गुना मैंने वापस कराची की बिजली की सप्लाई में लगाया है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपग्रेड हुआ है, मेरा ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेड हुआ है, और मेरा जनरेशन के प्लांट्स नए लग रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस ऑन गोइंग है जो हमने किया है। इसके साथ साथ हमने एक KE लाइव मोबाइल ऐप ऐड की अपने सिस्टम में। सोशल मीडिया से हम कंप्लेंट्स लेते हैं। आपने पहले एक बात की थी कि कॉल सेंटर पे कॉल नहीं मिलती, तो इसीलिए हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी ऐड किए हैं। कॉल सोशल केयर के ऊपर जितनी मर्जी कंप्लेंट्स कस्टमर लॉन्च करवाना चाहें कर सकते हैं। SMS 8119, एक SMS से हमें पता चल जाता है हमारे कस्टमर्स को क्या इश्यूज़ है। सोशल मीडिया, KE लाइव ऐप, इतने प्लेटफॉर्म्स, हमारी वेबसाइट हमने अवेलेबल किए हैं ताकि हमारे कस्टमर्स किसी एक प्लेटफॉर्म पे लिमिट ना हो। ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं सिस्टम के अंदर। अब हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, और आपने देख लिया है कि जब से हम प्राइवेटाइज हुए हैं सिस्टम में बेहतरी आई है। अब हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, हमारा 2 अरब का इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके अंदर 900 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगेगा जो कि इंशाल्लाह अगले साल आ जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अपग्रेड्स आएंगे। इसके साथ साथ हम नेशनल ग्रिड से पावर को लेने के लिए जो है इंटरकनेक्शन की फ़ैसिलिटीज़ बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने कॉल सेंटर्स की भी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम कॉन्स्टेंटली नई टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया कि तमाम बिल्स में मीटर की तस्वीर आनी चाहिए ताकि हमारे कस्टमर्स को ये अश्योरेंस हो जाए कि उनका बिल उन्हीं की मीटर रीडिंग के मुताबिक आया है। इसके साथ साथ एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं स्मार्ट मीटर, जो कि हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें अपने कस्टमर्स के रिमोटली ये इन्फॉर्मेशन मौसूल होगी कि उनकी मीटर रीडिंग कैसी जा रही है। तो हम ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं सिस्टम को, और इंशाल्लाह ये एक सफ़र है, हम हर साल और इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोग हर साल इम्प्रूवमेंट लाएं। और नूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरे चैनल को इतना टाइम दिया, और थैंक यू सो मच। थैंक यू फहमीदा।